हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसिड बेस एंड साल्ट का टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं। एसिड जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है श्योर, मीन्स खट्टा। तो जो पदार्थ टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं। इसके अलावा एसिड्स जो होते हैं, जब इनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस और H3O पॉजिटिव आयंस। ओके, टेस्ट में खट्टे होंगे, पानी में घोलोगे तो H पॉजिटिव आयंस, H3O पॉजिटिव आयंस ये रिलीज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस के ऊपर इसका क्या असर होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। तो एसिड्स के बारे में जान लेते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ से वाकिफ़ हैं। जब भी हम कोई आइटम खाते हैं तो जितने भी पदार्थ जिनमें खटास होती है, वहाँ कहीं ना कहीं हमें एसिड हमारे पेट में जा रहा होता है। किचन में हम लेमन है, टमाटो है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, एप्पल है, ग्रेप्स है, ठीक है, मैंगो है, तो वटेवर जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, तो इनमें कोई ना कोई एसिड ज़रूर होता है अगर उसमें खटास है तो। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम। एसिड्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स। नेचुरली अकरिंग एसिड्स कौन से होते हैं, वो एसिड्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलते हैं। जिनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे एप्पल के अंदर मैलाइक एसिड होता है, ठीक है, ग्रेप्स के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, गवावा में ऑक्सैलिक एसिड होता है, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, खट्टे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर दही की बात करें तो दही के अंदर आपका लैक्टिक एसिड होता है, और टेमरिंड हो गया तो टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड मिलेगा आपको। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, ये हमारे नेचुरल एसिड्स। ठीक है। अब ये हमेशा ध्यान रखना है, जो भी नेचुरल एसिड्स होंगे वो हमेशा वीक एसिड रहेंगे, कभी भी उनमें स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देखते हैं हम, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, अगर एसिड को कैटेगराइज करना पड़े तो दो तरीके से एसिड को कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स, सेकंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, जो वीक एसिड्स होंगे, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलेंगे। ठीक है। प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट से ये हमें मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होंगे वो हमें मिनरल एसिड्स इनको कहेंगे, और हमें ये मिनरल्स से मिलेंगे, और फैक्ट्रीज़ वगैरह केमिकल्स होते हैं ये एक तरह से। ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के। ठीक है। अगर बेसिसिटी के आधार पे देखा जाए तो तीन तरह के एसिड्स होते हैं, मोनोबेसिक एसिड्स, डायबेसिक एसिड्स, ट्राइबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड वो एसिड होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पर केवल एक H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं। ठीक है। डायबेसिक जो दो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा ट्राइबेसिक 3H पॉजिटिव आयंस छोड़ने वाले जो भी एसिड्स होंगे वो ट्राइबेसिक कहलाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें आयनाइजेशन की, तो जब पानी में घोलते हैं तो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो तरह के एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, नाइट्रिक एसिड आ गया। वीक एसिड्स की बात करें तो जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, पानी में घोलने पे धीरे 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 जो है पानी के अंदर डिसोशिएट होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड्स। ठीक है। तो कंसंट्रेशन के आधार पे देख लेते हैं। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखिए तो दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा आपका डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, एसिड की मात्रा ज़्यादा मौजूद होती है, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड्स बोले जाएंगे। इसके अलावा डाइल्यूट एसिड कब कहलाएंगे, जब परसेंटेज एसिड की कम मात्रा में मौजूद होती है। लाइक हमने एक बीकर लिया, उसमें 2 ड्रॉप्स हमने एसिड की डाल दी हैं, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। इसके अलावा
आप अगर ज़्यादा मात्रा में पानी ले रहे हो, जितना पानी है आपके पास उसके रिस्पेक्ट में आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिड ले रहे हैं, तो वो आपका कंसनट्रेटेड एसिड हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मिनरल एसिड होते हैं, सिंथेटिक एसिड्स की बात कर लेते हैं, तो ये हमेशा फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं ये एक तरह से। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। अब एसिड्स की बात कर लें तो एसिड्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या क्या एसिड्स के यूज़ होते हैं। तो अगर हम बेसिकली देखें तो 3 तरह के मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं केमिकल्स से जो बनते हैं। उनके अगर यूजेस की बात करें हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह हो गए, तो ये जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, लाइक आप कोई भी टॉयलेट क्लीनर लेके आते हो, हार्पिक वगैरह लेके आते हो, टाइल्स क्लीन करने के लिए लेके आते हो, या कोई भी ऐसा आइटम लेके आते हो क्लीनर, जिस कोई भी क्लीनर होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा मौजूद मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी डाइंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड जो है फर्टिलाइज़र्स के रूप में, जब फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं या डाई बनाई जाती हैं, ड्रग्स कोई भी बनाई जाती हैं, तो उस केस में नाइट्रिक एसिड को भी यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जैसे फर्टिलाइज़र्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, इनको बनाने में जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेपर की रिफ़ाइनिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें भी आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पेपर रिफ़ाइनिंग, सॉरी गलती से निकल गया, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर भी हमारा यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में भी इसका यूज़ होता है। बैटरीज़ वगैरह में जो एसिड डलता है वहाँ भी एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस मैंने आपको बताए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिस की। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है। एसिड्स टेस्ट में कैसे थे? खट्टे। और अब जो बेसिस हैं वो टेस्ट में कैसे रहेंगे? कड़वे रहेंगे। इसके अलावा पानी के अंदर घोलने पर ये OH नेगेटिव आयंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो OH नेगेटिव छोड़ने वाले जो पानी में डिसोसिएट करने वाले जो भी होंगे वो बेस कहलाएंगे, ठीक है। बेसिस 2 तरह के होते हैं। जिस प्रकार हमने एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड पढ़ा, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होते हैं, ठीक है। अगर हम बेसिस की बात करें, जो बेस पानी में इजीली घुल जाते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलीज, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इजीली पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। और इनका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, इवन स्किन के लिए भी हार्मफुल होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जिसको वाशिंग सोडा बोलते हैं, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। वीक बेसिस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे हमारे वीक बेसिस में आएंगे, ठीक है। अगर बेस की यूजेस की बात कर लें तो बेस यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है सोप, डिटर्जेंट वगैरह क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेयन की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, और कुछ केमिकल्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या यूज़ है? जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CaOH की ट्वाइस, ठीक है। तो वाशिंग, वाइट वॉशिंग, जब हम सफ़ेदी वगैरह करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, लेदर की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, नेचुरल एसिडिटी जो है
उसको न्यूट्रलाइज करने में। नेचुरली अगर एसिड रेन की वजह से एसिडिक हो गई है सोयल, तो उसमें न्यूट्रलाइज करना है हमें सोयल को, तो हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड वाटर की हार्डनेस को भी रिमूव करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है। अमोनियम साल्ट्स बनाए जाते हैं इससे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के रूप में भी यूज़ होता है। पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एंटासिड फॉर्मुलेशंस के रूप में यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे आपके बेसिस हैं, ठीक है। एसिड्स पढ़ा, बेसिस पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कुछ खास चीज़ें, ये क्या क्या असर डालता है। सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बता देती हूँ। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिटी या बेसिसिटी को देखने में, जांचने में हेल्प करते हैं, या किसी भी मटेरियल का, सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर जो है वो कैसे पता लगेगा? इंडिकेटर की हेल्प से, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई एन एसिड और बेस, और इन इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की, ठीक है। इंडिकेटर्स की टाइप देखें तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। अगर बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, रेड कैबेज जूस है, चाइना रोज़ है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर नेचुरली जो हमें मिल रहे हैं वो लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस, चाइना रोज़, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो हमारे जो हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा एक थर्ड वन होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? वो इंडिकेटर्स जो स्मेल के थ्रू हमें ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो इसमें अनियन जो है हमारा, अनियन एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, वनीला एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, क्लोव ऑयल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं वो भी वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिटमस की बात कर लेते हैं। लिटमस जो पेपर होता है, अगर वो एसिड में डाला जाता है तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी लिटमस पेपर के ऊपर आपने यदि बेस डाल दिया है, ठीक है, रेड लिटमस था, रेड लिटमस पे बेस डाल दिया है, तो नो चेंज, नो इफ़ेक्ट, कोई भी असर ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। एसिड डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यदि रेड लिटमस पे ही आपने बेस डाल दिया तो वो रेड का रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। सॉरी भाई, उल्टा बोल गई मैं यहाँ पे। जो रेड लिटमस पेपर है, बेटा डोंट बी कंफ्यूज, ब्लू लिटमस पेपर है, जब एसिड डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पे ही यदि बेस डाल दिया तो देयर इज़ नो चेंज, ठीक है। कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू था ब्लू ही रहेगा। इज़ इट क्लियर? बात कर लेते हैं टर्मरिक की। नेचुरल वाले जो हैं वो बताते चल रहे हो वन बाय वन। हल्दी जो है, जब टर्मरिक के ऊपर आप एसिड डालेंगे तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने हल्दी के ऊपर बेस डाल दिया, ठीक है, यदि टर्मरिक के ऊपर आपने बेस डाल दिया है तो इसका टर्मरिक का कलर वास्तव में येलो होता है, ये वाला कलर होता है, और यदि आपका जो बेस डलते ही ये कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कलर बन जाएगा आपका, ठीक है। इज इट क्लियर?
तो टर्मरिक जो है वो कैसा कलर देगी आपको, चेंज करके बेस डालते ही रेड कलर दे देगी। ठीक है, लिटमस पेपर है, जो ब्लू लिटमस होगा वो एसिड डालते ही रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब रेड कैबेज जूस की बात करते हैं। तो रेड कैबेज जूस होता है अपने आप में, इसका खुद का कलर पर्पल कलर होता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर आपने एसिड डाल दिया तो ये भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा। पर्पल कलर चेंजेस टू रेड। इज इट क्लियर टू यू। अगर आपने इसी के ऊपर बेस डाल दिया, यदि आपने इसके ऊपर बेस डाल दिया तो होगा क्या, रेड कैबेज जूस जो है, जो कि पर्पल कलर का था, अब वो बेस के साथ में क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर शो करने लग जाएगा, रेड कैबेज जूस। ठीक है, इज़ इट क्लियर। चाइना रोज़ की बात कर लेते हैं। चाइना रोज़ के ऊपर यदि आपने एसिड डाला, चाइना रोज़ के साथ में अगर एसिड डाला तो आपको कलर मिलेगा मैजेंटा कलर। कैसा कलर मिलेगा, मैजेंटा। लेकिन यदि आपने इस पे बेस डाल दिया तो वापस ये ग्रीन कलर दे देगा भाई। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिनोप्थलीन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फिनोप्थलीन है, इसको यदि देखा जाए तो फिनोप्थलीन हमारा जब एसिड डालोगे तो एसिड के ऊपर कोई भी असर इसका नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन यदि आपने इसके ऊपर बेस डाल दिया, बेस डालते ही कलर पिंक चेंज कर देगा भाई, पिंक कलर चेंज कर देगा। ठीक है, खुद का कलर कैसा होता है, नो एनी कलर, कलरलेस होता है फिनोप्थलीन। एसिड डालोगे कलर में कोई चेंज नहीं आने का, बेस डाला कलर को पिंक कर देगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है उसका वास्तविक कलर जो है ऑरेंज कलर होता है, लेकिन जैसे ही आपने इस पे एसिड डाला, एसिड डालते ही कलर आपका रेड हो गया भाई। एसिड डालते ही मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो गया, एसिड डालते ही। ठीक है, लेकिन यदि आपने इस पे बेस डाला तो यही मिथाइल ऑरेंज येलो कलर में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू। चलें आगे। नेक्स्ट हमारे थे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स थे जो कि कलर से बता रहे थे कि कौन सा सब्सटेंस कलर से नहीं, स्मेल से बता रहे थे। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमेशा स्मेल से बताएंगे आपको कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अनियन की। जब भी अनियन एक्सट्रैक्ट को आप लेते हैं, देखते हैं आप, उसमें एक स्मेल आती है। ठीक है, और जब आप उसमें एसिड डालते हो तो देयर इज़ नो स्मेल डिसअपियरेंस। वहाँ पे जो स्मेल है आपकी, वो स्मेल कभी गायब ही नहीं होगी। लेकिन आपने यदि उसके ऊपर बेस डाल दिया, बेस डालते ही प्याज की जो खुशबू है, प्याज के रस की खुशबू गायब हो जाएगी। ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट में भी ऐसा ही होता है। एसिड डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आपने बेस डाल दिया तो बेस डालते ही आपका जो स्मेल है वो गायब हो जाएगी, स्मेल गायब हो जाएगी। ठीक है, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल में भी सेम सिचुएशन है। यदि आप इस पे एसिड सब्सटेंस का रिएक्शन करा रहे हो, देयर इज़ नो चेंज इन स्मेल। लेकिन यदि आपने क्लोव ऑयल के ऊपर बेस का रिएक्शन कराया तो आपका जो स्मेल है वो डिसअपियर हो जाएगा। इज़ इट क्लियर टू यू। आगे बढ़ें। चलिए मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा देती हूँ। ये देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है, इसमें मैंने डाला, ये न्यूट्रल पीएच के ऊपर जो है मिथाइल ऑरेंज का कलर सेम है। ठीक है, लेकिन यदि मैंने एसिड डाला तो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऑरेंज कलर रेड में बदल गया है। बेस डालते ही मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है क्या हो गया है, येलो कलर हो गया है। इज़ इट क्लियर। चलें आगे। ये लिटमस को देख लीजिए, ये ब्लू लिटमस पेपर था, एसिड में डाला आपने, रेड हो गया है। ठीक है, फर्स्ट फिगर से क्लियर हुआ। सेकंड,
रेड लिटमस वाला पेपर ले रखा है लेकिन डुबो दिया है बेस में डालते ही ब्लू कलर हो गया है बेस का, ठीक है। ऐसे ही बेसिक सॉल्यूशन जो है उसके अंदर यूनिवर्सल पीएच पेपर जो है उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? चलें आगे। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि अनियन एक्सट्रैक्ट होता है, स्मेल जो है एसिड में सेम रहेगी, स्मेल कोई चेंज नहीं होगा स्मेल में, क्लोव ऑयल में भी, वनीला एक्सट्रैक्ट में भी, अनियन में भी। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर बेस डाला कलर चेंज, सॉरी कलर निकल रहा है बार बार मुँह से, स्मेल लॉस हो जाएगी, स्मेल यहाँ भी लॉस हो जाएगी, स्मेल यहाँ भी लॉस हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलें आगे। टर्मरिक देख लीजिए, हल्दी पे जैसे ही हमने एसिड डाला येलो था, येलो ही रहा, लेकिन जैसे ही हमने कोई बेस डाला रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो पीएच पेपर की हेल्प से आपके कलर, पीएच पेपर जो होता है अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम कहेंगे सॉल्यूशन के रूप में भी मौजूद होता है, पेपर के रूप में भी ये मौजूद होता है, ठीक है। अब पीएच वैल्यू जो होती है आपकी 7 के ऊपर न्यूट्रल मानी जाती है, ठीक है। 7 पे जो वैल्यू है वो न्यूट्रल रहेगी, यानी कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, ये चीज़ आपको कहाँ से पता लगेगी? पीएच वैल्यू को देख करके। 7 से यदि वैल्यू कम है, 7 से नीचे की सारी वैल्यूज़ हैं, 6 है, 5 है, 4 हैं, जैसे जैसे नीचे घटती जाएंगी वैल्यूज़ तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। यानी 0 के ऊपर या 1 के ऊपर कोई भी सब्सटेंस होता है हाईली एसिडिक होता है, ठीक है ना। अब बात करें वैल्यू के बढ़ने की, अगर 7 से ऊपर की तरफ जा रही है वैल्यू, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से ऊपर की तरफ चल रही है वैल्यू, तो आपकी जो है बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। 13 पे 14 पे आकर के यहाँ पे जो है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाईली बेसिक है। अब 1 के ऊपर सबसे एसिडिक जो सब्सटेंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच पेपर के ऊपर शो कर जाएंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ों के पीएच मान यहाँ पे दे रखे हैं, कौन से सब्सटेंस का कितना होता है, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे। ये देखिए अलग अलग पीएच वैल्यू के ऊपर 0, 1 के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आपका बैटरी एसिड 1 और 2 के बीच में, लेमन जूस 2 में आ जाएगा, 3 में विनेगर, सोडा, ऑरेंज जूस 4। कलर देखो बार बार आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं कलर में चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे याद रखने की, दूध का जो है 6.5 होता है समथिंग, वाटर होता है उसका न्यूट्रल होता है 7, ब्लड जो होता है उसका भी लगभग 7 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पीएच टेबल जो है इसके अकॉर्डिंग हम देखते चलेंगे, ठीक है। अब यदि किसी भी एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ आपने नापनी है तो वो पीएच मेज़रमेंट की हेल्प से नापी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 से ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है पीएच की, हमें कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है। पीएच जो है हेल्दी बॉडी के लिए जो है पीएच लेवल 6.9 माना गया है, ठीक है। और यदि किसी इंसान को खांसी जुकाम बुखार या कुछ फ्लू वगैरह की कोई शिकायत है तो वहाँ पे जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। कैंसर सेल्स जो है 5.5 पीएच आते ही जो है कैंसर की सेल्स डेवलप होने लग जाती हैं, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन स्किन का पीएच जो है 4.5 होता है, 4.5 से लेके 6 तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर स्टमक पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है उसका पीएच लगभग 2 के इक्वल होता है, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है।
ब्लड की जो पीएच रेंज होती है 7.3 से लेके 7.4 तक की होती है। आइडियल पीएच ब्लड का 7.4 माना जाता है। इसके अलावा जो जीभ के ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, सलाइवा सिक्रेट करती हैं, उसकी जो रेंज होती है 6.5 से 7.5 के बीच में होती है। ठीक है। यदि आपके दांतों के अंदर 5.5 से कम पीएच वैल्यू जाती जा रही है तो समझ लो आपके दांत कोरोड होने लग रहे हैं, कैविटी बनने लग रही है उनके अंदर, टूथ डिके हो रहे हैं आपके। ठीक है। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो आपकी एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर, अगर कई बार मिट्टी में भी एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बेसिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से यदि बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह डाल करके, खाद वगैरह डाल करके, जो नेचुरल खाद होती है उसको ऐड करके हम उसकी पीएच को मेंटेन कर पाते हैं। रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर जो है 7 लगभग प्योर वाटर होगा, उसका पीएच 7 होगा। लेकिन यदि पानी की पीएच वैल्यू 7 से डाउन आ रही है तो समझ लो उसमें एसिडिक कैरेक्टर की मिलावट आ रही है, एसिडिक गैसेस उसके अंदर मिक्स हो रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लाइक। ठीक है। तो ये पीएच का कंसेप्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब कोई भी एसिड बेस के साथ मिल करके उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। यानी अगर हमारे कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है और उसमें यदि हमने बेस को ऐड कर दिया तो वो साल्ट बना लेगा और वाटर बना लेगा और एसिड का कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। बेसिक होगा तो एसिड मिला दो, न्यूट्रलाइज करना यानी उसके असर को ख़त्म कर देना। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? When an acidic substance react with any basic substance, it forms salt and water by releasing a certain amount of heat energy. This process is known as neutralization reaction. Simple way में कहें तो the reaction between acid and base is called neutralization reaction. ठीक है। साल्ट और वाटर इस रिएक्शन में बनता है और ये जो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लाइक हम बात करें एग्जांपल की, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला देते हैं तो एक साल्ट मिलता है हमें, जो टेबल साल्ट हम घर में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसका नाम है, और वाटर और साथ में आपका हीट एनर्जी रिलीज होती है। इज इट क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन की बात करें डेली लाइफ में बात करें तो कई बार क्या होता है कि इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग्स जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करती हैं, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस सिक्रेशन होता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि म्यूकस की सिक्रेशन नहीं हो पाती है प्रॉपरली, या फिर एसिडिक करैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, म्यूकस उसको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इन दैट केस हमारे अंदर पेट में एसिडिटी बन जाती हैं। तो उस केस में एसिडिटी को कैसे हम रिलीफ पा सकते हैं? पेट में समस्या होगी तो कैसे रिलीफ पाएंगे? बेकिंग सोडा का सेवन कर सकते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब हम यूज़ करके एसिडिक कैरेक्टर को कम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कई बार चींटी काट जाते हैं घर में, डेली लाइफ में चींटी ने काटा तो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया, वो हमें इरिटेशन ज़्यादा करेगा, कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि हम बेकिंग सोडा वहाँ पे रब कर सकते हैं, कैलेमाइन सॉल्यूशन लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जिंक कार्बोनेट जो कि वीक बेस है वो भी न्यूट्रलाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड के असर को। ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हमें डेली लाइफ में भी ध्यान रखना होता है।
ठीक है। टूथ डिके, हमारे दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। जो भी रात को हमने भोजन खाया है वो लॉन्ग टर्म तक हमारे दांतों के बीच में यदि फंसा रह जाता है तो रात में उनमें बैक्टीरियाज पनप जाते हैं जो कि एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से टूथ डिके होने के चांसेस होते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें रेगुलरली टूथपेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और टूथपेस्ट में क्योंकि बेसिक कैरेक्टर होता है जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड जो बन रखा है दांतों में उसको। क्लियर है। अगर मिट्टी में आपकी आ गई है एसिडिटी तो हम क्या करेंगे। मिट्टी अगर बेसिक है, और होती क्यों है, कब कई बार क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा खाद वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा, जो केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो अब उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कैसे ठीक करेंगे उस बेसिक सॉइल को हमें उसको कुछ एसिडिक कैरेक्टर देना पड़ेगा जो कि ऑर्गेनिक मैटर से, कुछ ऑर्गेनिक खाद, देसी खाद जो होती है हमारी नेचुरल खाद होती है, उसको जब डालेंगे तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश करेगी वो, और धीरे धीरे एक टाइम के बाद जो है एक्सेस जो बेसिक सोयल है आपकी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसके अलावा बात करें एसिडिक सोयल की, मिट्टी में यदि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड जो है अगर हम ऐड करते हैं उस मिट्टी में तो वहाँ पे भी एसिडिक सोयल के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हमें पता है कि समुद्र में, नदियाँ, तालाब, झीलों, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, एक्वेटिक जीव जिनको हम बोलते हैं। अब एक्वेटिक जीव, उनके लिए तो वो जीवन है, लेकिन कारखानों से निकलने वाला वेस्ट बहुत सारे केमिकल युक्त होता है, एसिडिक कैरेक्टर उसके अंदर होता है, और अगर हमने डायरेक्टली पानी के अंदर बहा दिया तो वो एसिड्स जा करके पानी के पीएच वैल्यू को चेंज कर देंगे, जिसमें मछलियाँ या कोई भी एक्वेटिक जीव रह रहा है और वो उनकी डेथ का कारण बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कारखाने से निकलने के बाद जो है हमें उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, और उसके बाद ही हमने नहरें वगैरह, तालाब वगैरह उनमें छोड़ना चाहिए। इज इट क्लियर। लगभग चीज़ों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो भी गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे हम कुछ रिएक्शंस वगैरह, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड्स बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, कब क्या प्रोडक्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेटल साल्ट्स के केस में कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बीच बीच में मैं आपको बता देती हूँ, एक दो पॉइंट छूट गए थे वो। देखो, एक तो आपने मिनरल एसिड है, कभी भी उनको सेफ्टी से यूज़ करना है, कभी भी उनको डायरेक्टली आपने टेस्ट करके नहीं देखना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसिड खट्टे होते हैं, तो कभी भी उनको गलती से भी टेस्ट करने मत लग जाना, क्योंकि यदि आपने टेस्ट किया तो वो इवन कोरोसिव नेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, केमिकल्स होते हैं ये, और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ना ही उनको टच करना है आपने डायरेक्टली हैंड से, ना ही आपने जीभ से टेस्ट करके देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके अलावा एल्कली जो थे वो एल्कली बेस होते हैं, एल्कलीज आर बेसिस, बट बेस, सारे के सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते, क्योंकि एल्कलीज के बारे में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि एल्कलीज वो बेस होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। तो सभी एल्कलीज बेस तो हैं, लेकिन सारे बेस पानी में घुल पाएँ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और भाई बेसिस के बारे में एक चीज़ और छूट गई थी यहाँ पे, जब टच करते हैं इनको तो ये सॉफ्टी टच देते हैं, साबुन की तरह, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से फील होते हैं, ठीक है। इसके अलावा साबुन जो है, साबुन को बनाने के लिए आपको ऑयल और फैट्स को काफ़ी लॉन्ग टर्म हीटिंग करनी पड़ेगी कास्टिक सोडा के साथ में, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के सॉप बनाएंगे प्लस ग्लिसरॉल बनाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है विंडो क्लीनर्स में,
क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू भी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ छूटा तो नहीं है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो गई हैं, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं हम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, ठीक है ना। मेहनत करी है थोड़ी सी, आगे और भी करेंगे। थैंक्स, बाय बाय।